हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम करने स्टार्ट जा रहे हैं हमारा जो स्टैटिक जीके मान लो या करंट जीके मान लो, इंडियन जीके के अंदर हम पुरस्कार पढ़ रहे थे। आज हमारा जो है वो है साहित्य पुरस्कार। आज कौन सा है? साहित्य पुरस्कार। और आई होप कि अभी तक जितने एग्ज़ाम लगे हैं उनको मैंने देखा है, एग्ज़ामों के अंदर मैंने जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं लगभग उसी में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना? कई कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं सेम टू सेम एग्जाम में आए हैं, तो ये अपने आप में भी ऐसा लगता है कि हाँ भी वास्तव अपना पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू बेटा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें साहित्य पुरस्कार। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार क्लियर? साहित्य पुरस्कार जो है ना वो 3 भागों में मैं बांट सकता हूं। कैसे? नंबर 1, ध्यान सुनना, साहित्य पुरस्कार में 3 भागों में बांट सकते। एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। एक राष्ट्रीय लेवल, एक कौन सा होगा? राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, भारत देश के में, पूरे भारत देश के में देने वाले साहित्य पुरस्कार कौन कौन से हैं। उसके बाद में एक आता है राज्य स्तर। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्य के निवासियों को साहित्य के क्षेत्र के अंदर जो पुरस्कार देते हैं उसको राज्य साहित्य पुरस्कार बोला जाता है। ठीक है ना? फिलहाल देखो हम ये तो पढ़ नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इन दोनों के बारे में। तो आज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं इनमें देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 राष्ट्रीय पुरस्कार हम आता है, एक तो ज्ञान पीठ पुरस्कार। नंबर 1, एक एक चीज को देखते चलना। सबसे पहले है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तीसरा साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। साहित्य अकादमी फेलोशिप भी बोल सकते हैं या पुरस्कार आगे लगाओ तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है ना? आगे है नंबर 3 व्यास सम्मान। ये पुरस्कार भी व्यास सम्मान बेटा जी। ठीक है ना? तीसरा, सॉरी 1 2 3, ये चौथा नंबर भाई, चौथा नंबर 5 नंबर सरस्वती सम्मान। ये अलग अलग है भाई, सब अलग अलग है। सरस्वती सम्मान, ठीक है ना? उसके बाद में है नंबर 6 युवा पुरस्कार। कौन सा है? युवा पुरस्कार। दिख रहा नहीं? यहां तक आगे और भी स्टेप लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 7 जेसीबी पुरस्कार। जेसीबी पुरस्कार, ठीक है ना? जेसीबी पुरस्कार हो गया। और मूर्ति देवी एक आता है 8 नंबर पे, मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार कितने पुरस्कार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 पुरस्कार है, ठीक है ना, 8 पुरस्कार। एक है टाटा लिटरेचर लाइव, टाटा लिटरेचर लाइव पुरस्कार, ठीक है ना। एक नंबर 9 टाटा लिटरेचर लिटरेचर लाइव पुरस्कार। लीजिए बेटा जी, ये टोटल राष्ट्रीय लेवल पे दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कौन कौन से पुरस्कार बताए। नंबर 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार, नंबर 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 3 साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, या फेलोशिप भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। व्यास सम्मान पुरस्कार, जिसको बोलते हैं व्यास सम्मान पुरस्कार। फिर सरस्वती सम्मान पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार, और उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार और टाटा लिटरेचर लाइव पुरस्कार। ये टोटल 9 पुरस्कार है जो राष्ट्रीय लेवल पे दिए जाते हैं, ठीक है ना। राज्य स्तर के ऊपर अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही कहना चाह रहा हूं आपको, ये सब के सब हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक पुरस्कार को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये। और जब मेरी अगली वीडियो आएगी तो इन सब पुरस्कारों को प्लस राज्य सरकार के पुरस्कार को एक साथ फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, जिनमें सबसे पहले मैं लूंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आज जो हमारा वीडियो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके बेटा जी, तो चलिए पढ़ाएं उससे पहले ये बायोडाटा नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। गारंटी कर रहा हूँ वीडियो के साथ जुड़े रहना, जबरदस्त बातें बताऊंगा बेटा जी, एक से बढ़ के एक। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मेरा वीडियो पढ़ के देखिएगा, गारंटी कर रहा हूँ इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो मेरी तो एक ही बात है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ उनको ये बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक में इससे भी खतरनाक लेके आऊँगा बेटा जी। एग्जाम में मेरा ये कोशिश रहेगा कि एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न बने इसी टॉपिक से मेरे बताए हुए क्वेश्चन बने। बढ़िया मेहनत करके आऊंगा बेटा जी, शानदार। बस तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, वो तुम कर रहे हो। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर एग्जाम में आपको कह दे भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है, या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। सबसे बड़ा मतलब सर्वोच्च है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर। अब सुनो आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने क्या बोला, भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है, तो आपको उत्तर आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले इसकी स्थापना, ठीक है ना, किस व्यक्ति ने, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसके बारे में किसके बारे में बता रहा हूं, स्थापना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की। अगर ये पूछे किस व्यक्ति ने की, अगर व्यक्ति का नाम आए तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने, श्री साहू
शांति प्रसाद जैन ने, एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि साफ दिखाई दे, श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने, श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी अपने 50वें जन्मदिन के ऊपर, ठीक है ना, 50वां जन्मदिन, 50वें जन्मदिन के ऊपर घोषणा की गई कि साहित्य के क्षेत्र में मैं सर्वोच्च पुरस्कार देना चाहता हूं। तब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी सन 1961 के अंदर, 1961 के अंदर हुई, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया। पहला पुरस्कार कब दिया गया? 1965 के अंदर। याद रखना, 1961 में स्थापना हुई, जबकि प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया। कब दिया गया? 1965 के अंदर। प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया, लेकिन इसकी स्थापना हुई सन 1961 के अंदर। इस पुरस्कार के अंदर इनाम क्या क्या मिलती है? इनाम प्राइज क्या क्या मिलता है? तो एक तो मिलता है प्रशस्ति पत्र, प्लस एक मिलता है वाग्देवी प्रतिमा, ठीक है ना, और प्लस मिलती है धनराशि। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो एक बार, इतने से काम नहीं चलेगा। वाग्देवी प्रतिमा मां सरस्वती की प्रतिमा है, मां सरस्वती की प्रतिमा है, ठीक है ना। इस मां सरस्वती की प्रतिमा को सबसे पहले बनाया था राजा भोज ने। राजा भोज ने बनवाई थी एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंदर राजा भोज ने मां सरस्वती की मूर्ति बनवाई, जिसको अपन बोलते हैं वाग्देवी, और उसी वाग्देवी प्रतिमा साहित्य पुरस्कार विजेता को दी जाती है। वर्तमान में जो राजा भोज ने जो बनवाया था, मां सरस्वती की जो मूर्ति बनवाई थी, यानी कि वाग्देवी की जो प्रतिमा बनाई थी, किसने? राजा भोज ने जो बनवाई थी। वर्तमान में, ध्यान से सुनना, वर्तमान में यह है ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात ये पूरी बात समझो। देखो क्या हुआ कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर राजा भोज ने मां सरस्वती की प्रतिमा बनवाई, जो वाग्देवी के नाम से फेमस हुई। उसी वाग्देवी की प्रतिमा को साहित्य पुरस्कार जो विजेता है उसको दी जाती है, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि वर्तमान में वो वाग्देवी प्रतिमा जिसने राजा भोज ने बनाई थी वो कहां पर है, तो याद रखना वो ब्रिटिश म्यूजियम के लंदन शहर में है। क्लियर? दूसरी बात, धनराशि। जब ये प्राइज सबसे पहले, जब ये सन 1961 के अंदर इनाम दिया गया था, 1961 के अंदर, तो इसके लिए मैं अलग अलग कर लेता हूं। देखो 1961 में जब ये दिया जाता था तब था 1 लाख रुपए। कितने थे? 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती थी 1961 के बाद में। लेकिन 2005 में इस राशि को बढ़ाकर कर दिया 7 लाख, ठीक है ना। और फिर 2012 में इस राशि को बढ़ा के कर दिया 11 लाख। अगर कोई पर्सन पूछ ले कि वर्तमान में साहित्य पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए। वर्तमान में 11 लाख रुपए, स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए, 2005 में 7 लाख रुपए, 2012 में 11 लाख रुपए। क्लियर? ये बात हुई। ये थी इनकी स्थापना से रिलेटेड बातें। क्लियर? और भी मैं इसमें इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। ओके।
चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, बेसिक क्लियर। अब सुनो कुछ बातें और भी सुनो इसके बारे में। सबसे पहले नंबर 1, यह है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है उसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। क्लियर। दूसरी बात, कोई व्यक्ति नहीं देता है, ये एक संस्था देती है। इस भारतीय ज्ञानपीठ संस्था यही इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को देती है। यह संवैधानिक 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधानिक 22 भाषा, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा प्लस एक अंग्रेजी भाषा, अगर इन टोटल 23 भाषाओं के अंदर जिसने सबसे अच्छा लिखा, जिसकी सबसे अच्छी कविता हो, उसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था पहले। अब वर्तमान में क्या है कि एक साल के अंदर ये देखा जाता है कि एक साल के अंदर एक व्यक्ति ने किसी भी साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, कोई भी भाषा हो, अगर उस भाषा में एक साल में उसने अपना व्यक्तित्व का कितना मतलब समर्पित रहा है, एक साल में उसने कितना अपना योगदान दिया है, उसके आधार पर अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा तो ये पुरस्कार दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये 22 भाषा जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा, वो प्लस अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से किसी एक को, जिसकी कृति, जिसका योगदान सबसे अच्छा होगा, उसको दिया जाएगा, चाहे इन 23 भाषाओं में से कोई भी भाषा का एक साहित्यकार क्यों ना हो। क्लियर। 2 बातें। तीसरी बात है, यह है केवल भारत के नागरिक को ही दिया जाता है। यह केवल भारत के नागरिक को ही दिया जाता है। भारत का जो नागरिक है ना, केवल उसी को दिया जाता है पुरस्कार, केवल भारत के नागरिक को। चौथी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मरने के बाद इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता। जैसे कई पुरस्कार है जो मरणोपरांत दिए जाते हैं, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, चाहे उसका कितना भी योगदान क्यों ना हो। जीवित व्यक्ति को ही ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। और सर, और इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को एक बार ये पुरस्कार मिल गया, आने वाले अगले 2 साल तक वो दोबारा इस पुरस्कार के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि एक बार प्राप्त करने के बाद अगले 2 वर्षों के लिए या अगले 2 वर्षों के लिए यह दोबारा नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? ये मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं हूं, मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, फिर अगले 200 साल है
उसमें चाहे मैंने भले ही कितना भी अच्छा काम किया हो, ये जितने भी लेखक उनमें सबसे ज्यादा टॉप मेरा काम है, फिर भी मुझे ये पुरस्कार नहीं मिला जाएगा। अगले 2 वर्ष के लिए मुझे दोबारा पुरस्कार लेने योग्य नहीं माना जाएगा। हाँ, 2 वर्ष के बाद फिर से योग्य मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अगले 2 वर्षों के लिए दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अगले 2 वर्ष के लिए मान्य नहीं होगा। क्लियर? ये बातें अच्छी तरह से याद रखना बेटा जी। अब तक हिंदी भाषा के साहित्यकारों को, अब तक हिंदी भाषा के साहित्यकारों को यह पुरस्कार सर्वाधिक मिला है, ठीक है ना। यानी कि अगर पूछ ले कि अब तक सबसे ज्यादा किस भाषा के लेखकों को या साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है, अब तक सर्वाधिक किस भाषा के लेखकों, तो हिंदी भाषा के, ठीक है ना। हिंदी भाषा के अंदर टोटल 11 व्यक्तियों को मिला है। कितने को? 11 व्यक्तियों को, या हम ये कह सकते 11 साहित्यकारों को, 11 व्यक्तियों को। और इसके बाद दूसरा नंबर आता कन्नड़ भाषा के 7 व्यक्तियों को। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न यही पूछा जाता लगभग कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकारों को सर्वाधिक बार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, या किस भाषा के साहित्यकारों ने सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, तो हिंदी भाषा के। और दूसरे नंबर पे कौन है? कन्नड़ भाषा के। हिंदी और कन्नड़, बस ये 2 ही बात याद रखिएगा, पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे कन्नड़। क्लियर? ये थी इसकी बेसिक बातें जो आपको याद रखनी थी, किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अब आगे मैं एकदम से बढ़िया टॉपिक लेके आऊं, उसके लिए पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी, करते हैं स्टार्ट। अब हम स्टार्टिंग से लेते हैं सन 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला, तो सन 1965 के अंदर मिला जी शंकर कुरूप। जी का मतलब होता है गोविंद। जी का मतलब क्या होता है बेटा जी? गोविंद। गोविंद शंकर कुरूप को मिला। अब मैं आपको बताऊं, सुनो, अगर तुमसे ये प्रश्न पूछा जाए, नंबर 1, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखना जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जी शंकर कुरूप को। पहली बात। दूसरी बात सर क्या याद रखने, प्रथम मलयालम साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला। अगर यह प्रश्न आ जाए कि प्रथम मलयालम साहित्यकार कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब भी उत्तर आएगा जी शंकर कुरूप। याद रखना बेटा जी, दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तीसरी बात इंपॉर्टेंट कौन सी है? नंबर 3, इनकी रचना। किस रचना के आधार पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किस रचना के आधार पे? तो आप याद रखना, इसकी रचना का नाम भी उटपटांगी है, ओटकुशल। याद रखना बेटा जी, कौन सी रचना है? ओटकुशल। ये बात ध्यान रखना। अगर प्रश्न पूछा जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, तो जी शंकर कुरूप। नंबर 2, प्रथम मलयालम साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला,
प्रथम मलयालम प्रथम मलयालम साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला तो भी जी शंकर कुरूप, ठीक है ना। उस जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के आधार पर दिया गया, तो याद रखना औटकुशल के नाम से। क्लियर, फिनिश। आ जाओ। सन 1966 के अंदर, इसके जस्ट अगले साल के अंदर तारा शंकर बंदोपाध्याय को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार? सन 1966 के अंदर तारा शंकर बंदोपाध्याय को यह पुरस्कार मिला। अगर पूछ ले कि प्रथम बांग्ला साहित्यकार जिसे प्रथम बांग्ला साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, तब भी आपका उत्तर तारा शंकर बंदोपाध्याय आएगा। प्रथम बांग्ला साहित्यकार, ये बांग्ला भाई, ये बांग्ला, जबकि ये कौन सा था? मलयालम। बात को समझते चलना, प्रथम याद रखिएगा बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 1967 के अंदर दो लोगों को मिला, के.वी. पुट्टप्पा और उमा शंकर जोशी, इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ प्रथम, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, अगर पूछ ले कि प्रथम कन्नड़ साहित्यकार, प्रथम कन्नड़ साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, अगर ये प्रश्न आ गया तो यहां पर देखो, प्रथम कन्नड़ भाषा का साहित्यकार, पहला साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखना के.वी. पुट्टप्पा। ओके। उमा शंकर जोशी, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम गुजराती, ठीक है ना, प्रथम गुजराती भाषा का साहित्यकार, गुजराती साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, ठीक है ना। ये सब भाषा भी बांग्ला भाषा का पहला साहित्यकार जिसे प्रथम प्रथम बांग्ला साहित्यकार, यानी कि बांग्ला भाषा का साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो क्या आ गया? तारा शंकर बंदोपाध्याय। प्रथम कन्नड़ भाषा साहित्यकार, ये प्रथम गुजराती भाषा, ये सबके सब भाषा भाई, ये मलयालम क्या है? भाषा। बांग्ला क्या है? भाषा। कन्नड़ क्या है? भाषा। गुजराती क्या है? भाषा, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत के अंदर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तब तो याद रखना जी शंकर कुरूप को, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछ ले प्रथम मलयालम साहित्यकार बताओ, तब भी जी शंकर। प्रथम बांग्ला बताओ, तब तारा शंकर। प्रथम कन्नड़ बताओ तो के.वी. पुट्टप्पा। प्रथम गुजराती बताओ तो उमा शंकर। समझ गए मेरी बात ये? अच्छा, एक बात और, उमा शंकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किस रचना के आधार पे मिला है? इसकी रचना बताओ। ये प्रश्न भी पूछ सकता है, क्योंकि गुजराती है तो प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रथम गुजराती भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला उमा शंकर जोशी को, किस रचना के आधार पे मिला? तो याद रखना निशिता। किस आधार पे मिला है? निशिता। उसकी रचना का नाम है निशिता, उसी आधार पे इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके, और भी मैं बताऊं, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा, जल्दी। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। सन 1968, 1968 सुमित्रा नंदन पंत, ये एक ऐसा शख्सियत है कि सन 1968 के अंदर, 1968 के अंदर सुमित्रा नंदन पंत, अगर पूछ ले प्रश्न, प्रथम हिंदी साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं आपको कि प्रथम
हिंदी भाषा साहित्यकार, भाषा शब्द में लगा देता हूं, हिंदी भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, ज्ञानपीठ मिला, ठीक है ना। तो वो कौन आएगा बेटा जी? सुमित्रा नंदन पंत। याद रखना, प्रथम हिंदी भाषा साहित्यकार, याद रखना, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्लियर? इसके साथ में आप एक काम और कीजिए भाई, इसकी रचना भी याद रखना, क्योंकि काफी बार रचना पूछती है इसकी। चितंबरा, याद रखना बेटा जी कि ज्ञान अगर पूछ ले कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के आधार पर दिया गया था, तो याद रखना चितंबरा। किस पे? चितंबरा। क्लियर? सन 1969 1969 में फिराक गोरखपुरी ये प्रथम उर्दू भाषा साहित्यकार, उर्दू भाषा का साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, जिसे ज्ञानपीठ मिला, ये उर्दू भाषा का साहित्यकार भी, ठीक है ना, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम उर्दू भाषा साहित्यकार। और एक बात तो बता दो, इसकी रचना भी याद रखो भाई, गुल ए नगमा, गुल ए नगमा, याद रखना बेटा जी कौन सी है? गुल ए नगमा, ध्यान में रखना इस बात को। उसके बाद है विश्वनाथ सत्यनारायण, ठीक है ना, प्रथम तेलुगु भाषा साहित्यकार। कौन सा है? प्रथम तेलुगु भाषा साहित्यकार, याद रखना बेटा जी, प्रथम तेलुगु भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, जिसे ज्ञानपीठ मिला। ये बात ध्यान रखना भाई, समझ गए मेरी बात? ये चीजें याद रखना। प्रथम तेलुगु भाषा का साहित्यकार किसे मिल, तेलुगु भाषा का साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उसका नाम आ गया विश्वनाथ सत्यनारायण। याद रखना, तेलुगु भाषा के अंदर। अब सुनो, रामधारी सिंह दिनकर सन 1972, ये भी एक हिंदी साहित्यकार था। लेकिन भाई साहब, हिंदी साहित्यकार प्रथम तो ये आ चुका है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो सीधी सी बात ये पूछेगा कि हिंदी भाषा का प्रथम साहित्यकार कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत है कि नहीं है? लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रश्न एग्जाम में आया है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के आधार पर दिया गया। तो इसकी रचना याद रखिएगा, रचना, इसकी सिर्फ रचना याद रखना, उर्वशी। इसकी रचना का क्या नाम है? उर्वशी। बस इतनी सी बात याद रखना इसकी। रामधारी सिंह दिनकर की एक ही बात रखना कि ये हिंदी का साहित्यकार तो था ही, लेकिन इसको किस रचना के आधार पर दिया गया, तो याद रखना उर्वशी के आधार पे। किसके आधार पे? उर्वशी के आधार पे। और भी मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। बात है सन 1973 1973, गोपीनाथ महांती, ठीक है ना, गोपीनाथ महांती। अगर प्रश्न पूछ ले प्रथम ओडिया भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि प्रथम ओडिया भाषा साहित्यकार कौन है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब उत्तर आएगा गोपीनाथ महांती। अगर इसकी रचना पूछ ले तुमसे कि इसकी कौन सी रचना के आधार पर दिया गया, तो रखना माटी मटाल। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, माटी मटाल वाला, यार रखना माटी मटाल। ध्यान में रखना बेटा जी, हर एक फैक्ट ऐसा होगा जो एग्जाम के लेवल का होगा, ऐसा नहीं कि फालतू हर चीज दे दूंगा मैं। ध्यान से रखना इसको। विष्णु सखाराम खांडेकर, यार रखना प्रथम
मराठी भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला। याद रखना भाई, प्रथम मराठी भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला। क्लियर? बस इसमें इतनी बात याद रखना है। दूसरी बात, पी.वी. अकिलानंदम, ठीक है ना, प्रथम तमिल भाषा साहित्यकार, प्रथम तमिल भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला। याद रखना, ठीक है ना, क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रथम तमिल भाषा, देखो तमिल भाषा, मराठी भाषा, ओडिया भाषा, ये याद रखिएगा बेटा जी, और ये याद करने ही पड़ेंगे आपको। अगर तुम तैयारी कर रहे हो अच्छे तो जबरदस्त तरीके से इनको तैयारी कीजिए बेटा जी, ठीक है ना। सभी पर्सन एग्जाम के लेवल के हैं बेटा जी। आशापूर्णा देवी, ठीक है ना, आशापूर्णा देवी। अब देखो इसके बारे में पढ़ाऊं तो 2 मिनट में इंक डाल लेता हूं। आशापूर्णा देवी, तो ध्यान से सुनो बेटा। आशापूर्णा देवी, सबसे पहले अगर एग्जाम में प्रश्न ये आ जाए, प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1976 के अंदर ये एक पहली महिला थी। अभी तक जिसको भी पुरस्कार मिला सबके सब पुरुष ही पुरुष थे, लेकिन 1976 के अंदर ये एक महिला आई जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है। और ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो याद रखना बेटा जी, प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ मिला। सीधा सीधा है। अगर एग्जाम में प्रश्न ये है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तब तो जी शंकर कुरूप को। लेकिन अगर ये कहते प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह प्रथम महिला कौन सी है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब करना आशापूर्णा देवी। इसकी रचना भी याद रखिएगा भाई, इसकी रचना है प्रथम प्रतिश्रुति। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। उसके बाद में सन 1978 के अंदर SHV अघे, ये याद रखना बेटा जी। ये जो 1978 के अंदर, ये भी एक हिंदी साहित्यकार था, लेकिन इसको प्रथम तो बोल नहीं सकते क्योंकि प्रथम तो सुमित्रा नंदन पंत था, ठीक है ना। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, तो सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है, याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अघे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के आधार पर दिया गया। और एक बार उल्टा पूछा है, कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना किसकी है, तो याद रखना अघे की। तो इसकी रचना याद रखना बस, जिसके कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है ना। कौन सी रचना? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना किसकी है, तो याद रखना अघे की। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और क्या पता दोबारा भी ये रिपीट हो जाए। क्लियर बेटा जी? तो मैं आगे कराऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, चलिए बेटा जी, अब देखो आगे एक नाम आता है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम असमिया भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, तो याद रखना वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। प्रथम असमिया भाषा, याद रखना कौन सी भाषा है, असमिया भाषा के अंदर। अमृता प्रीतम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार आ गया है। अच्छा एक बात और,
वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की रचना भी याद कर लेना भाई, ये रचना एग्जाम में पूछी गई थी भाई। रचना है मृत्युंजय, ठीक है ना, मृत्युंजय, इसकी रचना का क्या नाम है? मृत्युंजय। ओके। दूसरी बात, अमृता प्रीतम प्रथम, ठीक है ना, प्रथम पंजाबी भाषा साहित्यकार, प्रथम पंजाबी भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला। याद रखना, प्रथम साहित्यकार बेटा जी पंजाबी भाषा का, इसकी रचना भी याद कर लीजिएगा। इसकी जो रचना है उसका नाम है कागज, कागज, ठीक है ना, कागज। 2 मिनट रुकिएगा बेटा जी, एक बार 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। प्रश्न दे रखा है कागज ते कैनवास, कागज थे कैनवास। क्लियर। अब आ जाओ भाई, सन 1982 महादेवी वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया और आएगा भी, देख लेना। प्रथम महिला, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमसे यह पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आशा देवी, आशा देवी प्रथम महिला थी वो। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था, तो सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन कुछ पूछ ले कि प्रथम महिला जो हिंदी साहित्यकार थी, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, तब महादेवी वर्मा, ठीक है ना, हिंदी साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, ज्ञानपीठ मिला। तो भाई जब हिंदी साहित्यकार है तो इसकी रचना भी याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसकी रचना का नाम है यामा, इसकी रचना का क्या नाम है? यामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रहमान राय, ये तो काफी बार सुना होगा आप लोगों ने, रहमान राय प्रथम कश्मीरी भाषा, प्रथम कश्मीरी भाषा साहित्यकार, साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ, जिसे ज्ञानपीठ मिला, ठीक है ना, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, प्रथम कश्मीरी साहित्यकार, ठीक है ना, कश्मीरी भाषा साहित्यकार बेटा, ठीक है ना, कश्मीरी नहीं, कश्मीरी भाषा साहित्यकार। ओके। उसके बाद में कंवर नारायण, ये तो फालतू फंस गया, इसका एक प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा है, इसलिए इस प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर दिया। क्या प्रश्न पूछा था? वह साहित्यकार कौन है जिसे सबसे पहले ज्ञानपीठ के रूप में 7 लाख रुपए प्राप्त हुए? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि 1961 के अंदर सबसे पहले दिए जाते थे 1 लाख, 2005 के अंदर राशि को बढ़ा दिया, कर दिया 7 लाख, और 2005 में इसको मिला है। तो बस एक प्रश्न लिख लेना कंवर नारायण के सामने, 7 लाख प्राप्त, 7 लाख प्राप्त करने वाला प्रथम साहित्यकार, प्रथम साहित्यकार। इतनी सी बात याद रख लेना, कुंवर नारायण है, 7 लाख प्राप्त करने वाला प्रथम साहित्यकार कौन है? तो याद रखना कुंवर नारायण। सत्यव्रत शास्त्री, देखो नाम से पता चल रहा है शास्त्री, तो याद रखना प्रथम संस्कृत भाषा साहित्यकार, साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, याद रखना, ठीक है ना।
प्रथम संस्कृत भाषा, ये बेटा जी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने प्रश्न है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। प्रथम संस्कृत भाषा, याद रखना कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा का साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला प्रथम, तो याद रखना सत्यव्रत शास्त्री, सत्यव्रत शास्त्री। समझ में आई बात। और भी मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखा हूं, फटाफट नोट कीजिए बेटा जिसको। ओके, चलिए बेटा जी अब थोड़ा करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनना, 2017 के अंदर कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि हिंदी साहित्यकार है 2017 में। उसके बाद 2023 तक किसी भी हिंदी साहित्यकार को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो कृष्णा सोबती के बारे में प्रश्न क्या बनता है, अंतिम हिंदी साहित्यकार, अंतिम, ठीक है ना, अंतिम हिंदी भाषा साहित्यकार, अंतिम हिंदी भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, ज्ञानपीठ मिला। लेकिन मेरे बच्चों ये प्रश्न गलत भी हो सकता है। ये प्रश्न गलत क्यों हो सकता है, मान लीजिए 2024 के अंदर किसी हिंदी साहित्यकार को ये पुरस्कार मिल गया, मान लो 2024 में मिल गया, तब ये अंतिम नहीं होगा, फिर अंतिम 2024 वाला होगा। मेरी बात को समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। 2017 के बाद किसी भी हिंदी साहित्यकार को ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन अगर 2024 में मिल गया, तो अगर 2024 में हिंदी साहित्यकार पुरस्कार किसी को मिल गया, तो फिर ये प्रश्न आपको हटाना पड़ेगा, ये प्रश्न आपको हटाना पड़ेगा। वर्तमान में तो हम कह सकते हैं कि अंतिम है, लेकिन अगर 2024 में मिल गया तो ये हटाना पड़ेगा। फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि अंतिम हिंदी साहित्यकार तो 2024 वाले को लेना पड़ेगा हमें। अगर मिला तो, नहीं मिला तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अमिताभ घोष प्रथम, याद रखना बेटा जी प्रथम, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा साहित्यकार, साहित्यकार, याद रखना प्रथम अंग्रेजी भाषा साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ मिला, जिसे ज्ञानपीठ मिला। ये प्रश्न बहुत ज्यादा सुर्खियों में था और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में भी आया है, लेकिन अभी अंग्रेजी का है तो याद रखिएगा ये प्रश्न दोबारा भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैं आता हूं डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन में। अगर आपको पूछ ले कि 2022 का 2022 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखना नीलमणि फुक्कन को मिला था। याद रखना 2022 में किसको मिला, नीलमणि फुक्कन को। कौन सा, तो याद रखना 56वां ज्ञानपीठ मिला, 56वां ज्ञानपीठ मिला 2022 में नीलमणि फुक्कन को। याद रखना बेटा जी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कौन सी भाषा में, तो असमिया, असमिया भाषा, याद रखिए बेटा जी। और सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्तमान का करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट है दामोदर माउजो, इसमें मिले 57वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो दामोदर माउजो को 2023 में, अभी करंट में, ठीक है ना बेटा जी। कौन सी भाषा, अगर भाषा पूछ ले तो कोंकणी, कोंकणी भाषा, ठीक है ना, समझ में आई बात। और प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा टॉपिक। मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न थे मैंने सबको समावेश इसी वीडियो में कर दिया। अब और भी पुरस्कार बच गए, उनको जब भी मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पूरे के पूरे जितने भी बचे हुए हैं उन सब में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें सिर्फ आपको याद रखना प्रथम कौन, अंतिम वर्तमान में कौन और इसकी स्थापना कौन, बस। और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आता तो यहीं से आता है,
इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को मैं अलग से ही वीडियो बना दिया पूरा, ठीक है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में अगला जो वीडियो है वो भी देखना मत भूलिएगा। और प्लीज मेरे बच्चों, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि सर वास्तव मेहनत करके आए हैं, तो प्लीज बेटा इसको शेयर करो। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए प्लीज बेटा। और जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा। और मैं गारंटी कर रहा हूं प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग लेके आऊंगा। चैलेंज करता हूं एग्जाम में उस सेट के प्रश्न नहीं आएंगे, गारंटी कर रहा हूं बेटा। आलतू फालतू प्रश्न नहीं लेके आऊंगा बेटा, एकदम जबरदस्त। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करें और फटाफट ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाए प्लीज बेटा जी। और प्लीज बेटा कमेंट जरूर करना इस वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो साहित्य पुरस्कार का देखना मत भूलिए। तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके बेटा।